मुझे किसी के अंतिम दर्शन करने और उनके जीवन के अंतिम संस्कार का हिस्सा बनने का मौका मिला। जब उनके पार्थिव शरीर को मैंने देखा तो बहुत सी उदेड़ बुद्ध के साथ मैं पहुंच गई उस समय में, यानी कि 19 फरवरी 2012 में, जहां सुबह के करीब 11 बजे मैंने अपनी जिंदगी का पहला पार्थिव शरीर देखा। जब हम अपने दोनों परिवार यानी कि दादी और नानी दोनों ही घर में सबसे छोटे बच्चों के बच्चे होते हैं तो जिंदगी बड़े सुकून की होती है, ये सोचकर कि अपनी जिंदगी बड़ी ऐश की है। सभी लोग हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे, हमेशा हमें प्यार करेंगे और हम सबके लाडले बने रहेंगे। लेकिन इसी जिंदगी में तबाही का अंबार पड़ता है जब आप जान जाते हो कि जिंदगी का एक जैसा रहना नामुमकिन है। जिंदगी में हर हिस्सा अलग अलग उलझनों का मोहताज होता है और उसी जिंदगी का एक हिस्सा है मृत्यु, जो आना निश्चित है। ना उसे कोई आज तक टाल पाया है, रोक पाया है और ना ही उससे बच पाया है। मेरे साथ अक्सर स्कूल की 10th क्लास तक के दिनों तक ये सिलसिला रहा है कि अमूमन जब भी दादा दादी, नाना नानी को देखने या फिर उनके साथ रहने वाले विचार को साझा करने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि मैं बहुत लकी हूँ यार, मेरे पास तो दादाजी भी हैं, दादी भी हैं, नाना भी हैं, नानी भी हैं। लेकिन मेरे बहुत से दोस्तों ने या तो अपने दादा दादी को देखा था या फिर अपने नाना नानी को। जैसा कि हर मनुष्य की परिस्थिति अलग अलग होती है। मृत्यु जैसा दर्दनाक शब्द हम ना जाने अपने आसपास कितनी बार सुनते हैं, लेकिन परिवार में छोटी और एक लड़की होने के कारण इस समाज ने मुझे कभी किसी पार्थिव शरीर को देखने का मौका ही नहीं दिया था। फिल्मों या टीवी सीरियल्स में लोगों को मरते हुए देखा जरूर था, लेकिन अपना ना होने के कारण कभी वो दर्द या लगाव महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन 19 फरवरी 2012 को जब मैंने अपने दादाजी के पार्थिव शरीर को देखा तो अपने शरीर के अंदर सर से पैर तक एक पीड़ा का एहसास किया, हृदय को झंझोर देने वाले दुख का एहसास किया, जिसको शायद आज तक भी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। मेरे दादाजी स्वर्गीय श्रीमान भगवान दास एक लंबे कट काठी के पुरुष जान पड़ते थे। जब से मैंने उन्हें देखना और जानना शुरू किया तब से उनके गुस्से, रौबदार आवाज और अपनी मन मर्जी करने वाला पाया है। जिस कमरे में मैंने दादाजी को शुरुआत से अंत तक देखा वो था बड़ा कमरा, जहाँ बैठने की बहुत सी जगहों के साथ साथ बीच में थी एक टेबल। इस टेबल पर पपीता, खीरा और हेमोग्लोबिन को बढ़ाने वाले चनों का पाया जाना बहुत ही स्वाभाविक था। ये कमरा पूरे मकान में सबसे बड़ा कमरा होने के साथ साथ अलग सा भी था। शायद ही घर का कोई बच्चा होगा जिसका जन्मदिन इस कमरे में ना मना हो। दिसंबर में एक्सीडेंट होने के बाद दादाजी के इस कमरे में मैंने लोगों का हजूम तो बहुत बार देखा, लेकिन कभी खुशी की वो चहल पहल नहीं देखी जो दादा और दादी के समय में थी। लड़कियों को अक्सर अपने परिवार में कभी पैर ना छूने के लिए बोला जाता है। वो अपने परिवार में अक्सर बचपन में गोदी में और बड़े हो जाने पर चुलबुली और मनमानी करती हुई पाई जाती है। उसी प्रकार मुझे भी आशीर्वाद तो बहुत बार मिला, लेकिन बिना पैरों को स्पर्श किए। उस दिन जब मुझे दादाजी के उस शरीर को अंतिम बार देखने का बोला गया तो एक किशोर व्यवस्थित बच्चे की उधेड़ बुद्ध में मैंने ना जाने क्यों उनके पैर ना छूकर उनके माथे पर एक किस दिया और मन ही मन में उन्हें आई विल मिस यू बोलकर अपनी तरफ से अंतिम विदाई दे दी। वो स्पर्श आज भी याद है मुझे। बिल्कुल ठंडा पड़ा था उनका वो शरीर। ना कोई रोब था, ना कोई ऊंची आवाज, ना वो प्यार था जिससे वो अक्सर बड़े कमरे के पास से गुजर रहे लोगों को बुलाते थे और कहते थे, अरे सुनो, आओ, बैठो, कहाँ जा रहे हो या कहाँ से आ रहे हो, अब बताओ। न जाने कितने खीरे खाए होंगे मैंने, मगर दादाजी के उस टेबल पर रखे कटे हुए खीरे जिस पर उनका खास चाट मसाला होता था,
वो स्वाद आज तक नहीं ढूंढ पाई हूँ और शायद ढूंढना भी नहीं चाहती। मैं लिखती हूँ, ये मैंने आज तक किसी को कभी बताया नहीं था, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात जब मुझे अपने विचारों को साझा करने का बोला गया तो मैंने अपने जीवन की पहली कविता उनके लिए ही लिखी। एक बार एक डांस कंपटीशन में सेकंड प्राइज लाने के बाद जब मैंने गिफ्ट में मिले बैडमिंटन का सेट दादाजी को लाकर दिखाया तो मुझे उन्होंने जिस तरीके से शाबाशी दी थी, मैं व्यक्तिगत रूप में चाहती थी कि कभी कुछ बड़ा लिखूंगी तो उनसे वही शाबाशी फिर से प्राप्त करूंगी। लेकिन ये ख्वाहिश में ही ख्वाहिश ही बन के रह गई। मुझे नहीं पता था मेरी सबसे पहली कविता उन्हीं के बारे में तो होगी, लेकिन एक ऐसे समय में कि वो उस बारे में अपने विचार या मेरी कमियां मुझे बता ही नहीं पाएंगे। अभी तक भी अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि मेरी फेवरेट कविता कौन सी है, तो मैं बिना सोचे बोल देती हूँ मेरी पहली कविता। उनकी जाने के बाद मैंने वो कविता सहज कर तो रखी है, लेकिन कभी दोबारा पढ़ी ही नहीं। लोगों के दादा दादी उन्हें पैसे देते हैं चीज खाने के लिए या फिर कुछ खरीदने के लिए। मेरे दादाजी ने जब भी मुझे ऐसे कुछ पैसे दिए तो वो दिए बादाम या काजू खाने के लिए, ये कहकर कि दिमाग मजबूत बनाओ और अच्छे से पढ़ो। मेरी माँ को भी उन्होंने हमेशा ही प्रोत्साहित किया आत्मनिर्भर बनने पर। उस समय हम छोटे थे, लेकिन आज जब हम बड़े हुए हैं, खुद कुछ करने के योग्य हुए हैं, तो सोचते हैं दादाजी होते तो उनके लिए ये करते, उन्हें यहाँ लेकर जाते, उन्हें वहां लेकर जाते। जो मेरे दादाजी ने बचपन में हम सब बच्चों के लिए किया वो तो शायद ही हम कर पाएंगे, लेकिन उसका 1/10 भी अगर कर पाते तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती। आज भी जब उस कमरे यानी कि बड़े कमरे के पास से गुजरती हूँ ना, तो याद आती है अपने पिता की, अपने दादाजी की, अपने भग्गू जी की, जिनका शायद एक्सीडेंट नहीं होता तो वो आज भी हमारे साथ होते, हमें प्रोत्साहित करते रहते, तुम ये करो, तुम वो करो, यहाँ बढ़ो, यहाँ ये करो। आज वो ही प्रोत्साहन देते हुए जब किसी दादा दादी या नाना नानी को देखती हूँ तो अपने दादा दादी और नाना नानी की याद आ जाती है, खासकर अपने दादाजी की, अपने भग्गू की। वी ऑल मिस यू दादाजी, वी ऑल मिस यू।